लेकिन वहाँ भी उनको अपनी भौतिक सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए। परंतु कवि तो गांव के पैदल चलने वाले और प्रकृति को भोगने वाले हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के बस्तर के जंगलों में वो जब भ्रमण करते, वहाँ की गोंड जाति की भी चर्चा इस सतपुड़ा के जंगल में की है। सतपुड़ा के जंगल की जो विशेषताएं हैं उनको कहते हुए वे बताते हैं कि इतने घने हैं कि सामने अगर कोई आके खड़ा हो जाए, कोई वन्य जीव, पशु, प्राणी, तो भी वह हमें दिखाई न दे। अगर आप में इन घने जंगलों में धंसने की अर्थात दौड़कर घुसने की क्षमता है, ताकत है, तो आप उसमें घुसिए, उस प्रकृति को भोगिए। वहाँ की निर्जनता में भी एक सुंदर ध्वनि बहती है, उसका आप अनुभव कीजिए। कवि कहते हैं, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। कहाँ धंसने की बात करते हैं कवि? जहाँ हवा तक अंदर तक पहुँच नहीं पाती। हवा चाहती है तो भी उन पेड़ों, लताओं और वृक्षों के बीच से अपना सफ़र आगे करना चाहती है, फिर भी उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इतने घने जंगल है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि की प्रतीकात्मकता देखिए, कहते हैं अनमने हैं और ऊँघते जंगल है, अर्थात वहाँ पर विचरण करने के लिए अंदर ही रहने वाली एक विशेष आदिवासी जातियाँ जो है, इसके अलावा हवा को भी या प्रकाश की एक किरण को भी उसमें धंसना है, उसमें प्रवेश करना है, उसमें से गुजरना है, तो भी मशक्कत करनी पड़ती है। पाठक कविता के निश्चलता में सहज ही बंध जाता है। कहीं भी अलंकारिकता, रसोक्ति भी नहीं शब्दाडंबर या भावाडंबर दृष्टिगत होता है। पूरा चित्र प्रकृति के निश्चल सौंदर्य की जमीन पर फिसलता चला जाता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के कठोर, कोमल, सुंदर, असुंदर, मधुर, आह्लादमय एवं भयानक रूपों का अत्यंत सहज वर्णन किया है। 96 पंक्तियों की यह एक लंबी कविता है। वहाँ के पेड़ पत्ते, लता, गुल्म माने, फूल, घास, वृक्ष, हम जानते हैं कि जंगल में जंगली फूल खिलते हैं और उसका सौंदर्य अपना एक अनूठा होता है। घास, वृक्ष, पशु पक्षी, सर्प, नदी नाले, निर्जर, सब का हृदयग्राही सजीव वर्णन किया है। कोमल कठोर दोनों बिंब को रचते समय साथ ही वहाँ निवासित गोंड और भील जातियों के रंग, राग, उल्लास, अकिंचनता के चित्र भी खींचे हैं। कवि कहते हैं, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य को पथ ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। जब हम पत्ते पर चलते हैं, अनेक प्रकार के पत्ते यहाँ पर घने जंगल के कारण रास्ते में बिछे हुए हैं। कवि कहते हैं कि इन पत्तों के ऊपर अगर आप पैर रख सको तो एक खड़खड़ाती आवाज़ आएगी, लेकिन ये तो कमल के पत्ते हैं और कीचड़ में लदे हुए हैं, इसीलिए उस पर चलोगे, हिम्मत चाहिए चलने, क्योंकि हम तो, हमारे पैर जो है उसको थोड़ी सी मिट्टी भी लगती है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। पर ये तो जंगल के वासी है और जंगल अर्थात प्रकृति का आनंद और सुख भोगने के लिए, प्रकृति की गोद में ही जीवन जिसे बहुत ही अच्छा लगता है, इस पूरे परिवेश की बात करते हुए कवि कहते हैं, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, अटपटी उलझी लताएं। आज नगर के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हम देखते हैं वो तो फिर भी अपने समझ के मुताबिक एकदम शेप में, आकार में होते हैं, रंग रूप उसके, और उसकी हिफाजत भी की जाती है। लेकिन ये तो जंगल के हैं पेड़ और पौधे। देखिए, अटपटी उलझी लताएं, एक दूसरे के अंदर ये लताएं, शाखाएं एक दूसरे के ऊपर मंडराती है,
एक दूसरे के अंदर छुप जाती है, जैसे खेल खेल रही हो, ऐसा पूरा परिवेश वहाँ का वातावरण दिखाई देता है। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। अचानक से जब पैर को छूती है या हाथ को छूती है या बालों को पकड़ लेती है तो हमारे मन में एक कंपन पैदा हो जाता है। सांप सी काली लताएं, देखिए एक नया बिंब यहाँ कवि रखते हैं, सांप की काली लताएं, वो हरी नहीं है, ये लताएं और शाखाएं जो है वो हरी नहीं है, वो सांप के समान काली है और सांप के समान ही चलने वाली टेढ़ी मेढ़ी है। बला को पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर, हम चलते हैं जंगल में, हमें ये समझ के चलना है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, जंगली पशु भी आ सकता है, जंगली प्राणी भी आ सकता है और हमारे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी घट सकती है। फिर भी वह एक पक्ष है जंगल के भ्रमण का और दूसरा पक्ष है प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने का। जीवन में जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों के समेत भी जब प्रकृति को भोग सकता है तो उसका एक अनोखा आनंद जीवन पर्यंत उसे हरा रखता है। और सिर के कल मुंह पर मच्छरों के वंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, बात जंजा वहन करते कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये जंजावहन की बात जरूर करते हैं क्योंकि तेज हवा चलती है तो आगे जैसे कवि ने कहा धसो इनमें, धस तो सकते हो, हवा भी धस जाती है, वो तो प्रवाही है, कहीं पर भी घुस सकती है, निकल जाती है। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं अजगरों से भरे जंगल, जंगल में क्या है, जहरीले अजगर है। अगम गति से परे जंगल, इसकी कोई गति नीति नियम कुछ नहीं। जंगल में निवास करने वाले लोगों के पास समय की घड़ी नहीं होती, वो सूर्य की गति के साथ समय को नाप लेते हैं, समय को भांप लेते हैं और उसी समय के साथ अपना कदम जोड़ लेते हैं। सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, जंगल में भी पहाड़ है, ऊंचे नीचे पहाड़ है और सह्याद्री की पर्वतमाला की तरह उस पर भी घने पेड़ लंबे लंबे, जैसे ऋषि मुनिये तप कर रहे हो इस प्रकार सदियों से खड़े हैं। बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और पहाड़ दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल। जिस प्रकार के पशु पक्षी उस घने जंगल में निवास करते हैं तो उन्हीं की दहाड़, उन्हीं की आवाज़, ये सारी चीज़ें सुनाई देती है। लेकिन नगरचर्या करने वाले लोग उन आवाज़ों को नगर में रहकर भी डरते हैं, पर वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो तो अपना जीवन अपनी शांति से जीते हैं। और कई जगह पर तो ये भी देखने को मिलता है कि उन वन्य पशुओं के साथ उनका बड़ा तादात्म्य होता है, एक दोस्ती का नाता रहता है। कप कपे कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, कवि कहते हैं इन वनों के खूब अर्थात गहरे भीतर जाकर जब आप देखेंगे, चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूस डाले। कौन है झोंपड़ी पर घास डालकर चार तीतर को पाले हुए और उससे ही और उन्हीं वन्य फल पेड़ फूल जो उसको अपने खुराक में चाहिए वो लेकर के उसमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो नगर के लोगों को वहाँ प्रवेश तक करने नहीं देते। बस्तर की भी ये एक विशेषता है, जिस बस्तर के जंगलों की बात कवि यहाँ करते हैं वही बस्तर के जंगल में आज राजनीति भी चल रही है। विजन वन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। गोंड जाति के लोग कैसे होते हैं उसका भी शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित किया है कवि ने कि कैसे हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं और काले हैं।
जबकि होली पास आती। इस गोंड जाति के लोग, मुझे याद आ रहा है राजेंद्र अवस्थी का एक उपन्यास है जंगल के फूल, उसमें भी ये गोंड जाति के लोग जंगल के फूल कहा है उसे। फूल हमेशा खुशबूदार होता है, चारों ओर अपनी सुगंध फैलाता है और लोगों को आकर्षित और मोहित करता है। अवस्थी जी ने शीर्षक दिया है जंगल के फूल, और ये गद्य रचना है, पूरा उपन्यास है। लेकिन वहाँ गोंड जाति के लोग उस बस्तर में जंगल में रहकर किस प्रकार अपना जीवन शांति से, सुख से, सारे त्योहार, उत्सव सब कुछ मनाते हुए जीवन के एक एक क्षण को भोगते हुए जीते हैं, उसका बहुत ही सुंदर सटीक उदाहरणों के माध्यम से चित्रण किया है। और उनके गीतों को भी उन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया है। यहाँ पर उसकी बात कवि करते हैं कि सरसराती घास गाती और महुए से लपकती। घास हवा जब बहती है तो उससे एक लय पैदा होती है सरसर की। ये सरसराती घास, उसमें लय है, इसलिए कवि ने शब्द प्रयोग किया है गाती है। ये घास कभी गाती है? हम देखते हैं, भौतिक रूप से देखें तो कभी गाती हुई घास को देखा है? नहीं, संभव ही नहीं है। परंतु उसमें एक लय पैदा होती है सरसराहट की। और महुए से लपकती, महुए के पेड़ होते हैं, उसमें से लपकती हुई अर्थात उससे चिमटती हुई, सिमटती हुई आगे बढ़ती है। मत करती वास आती, और महुए से लपकती जो सुगंध है वो मनुष्य के मन को मत्त कर देती है। गूंज उठते ढोल इनके, ये गोंड जाति के लोग उसकी मदमाती सुगंध में अपने आप को और रंगीन बनाने के लिए त्योहार मनाते हैं और ढोल उसके गूंज उठते हैं। गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डो खाइयों में, घास पागल, कास पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, बात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर, इन बनों के खूब भीतर। बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी सब कुछ जिसका उपयोग वो करते हैं उसे पाल कर रखते हैं। वहाँ के वातावरण का पूरा चित्र हमारे सामने रखा है। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित लहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में। एक समुद्र जिसकी गहराई, जिसकी विशालता, जिसका विस्तार, उसका बिंब देकर कवि कहते हैं कि ये विशेषता है इन जंगलों की, और ये ऊँघते हैं, अनमने हैं, अर्थात अपनी ही मस्ती में जीते हैं और रहते हैं। धसों इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्जर और नाले। क्या है इसमें? नदी है, निर्जर है, नाले हैं। हम देखें, अगर इसका संदर्भ हम वहाँ जुड़े सन्नाटे में, तो सन्नाटा भी क्या कहता है अपना आत्मपरिचय देते हुए कि आज मैं सन्नाटा हूँ। लेकिन एक समय यहाँ पर राजमहल था और इतिहास रचा गया था। उसी बात को इसी बात का संदर्भ देते हुए कवि यहाँ एक नया बिंब रखते हैं कि कल कथा कहते अनेकों। उस जंगल में बहने वाले जो निर्जर है, अर्थात जो झरने हैं, जो तालाब है, वहाँ भी कोई न कोई जनश्रुति और कथाएं अवश्य लिखी गई है, लेकिन हम भावुकता से उसे पढ़ सके, सुन सके और जान सके तो ही हम उसमें जा सकते हैं। इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 किरंदल, चांद के कितने हिरंदल, झूमते बन फूल फल कलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के घने जंगल। क्या क्या है इसमें? अज्ञात कलियां खिल रही है, कली फूल बन रही है। पुत पावन, पुत माने पवित्र, पवित्र, रसमय, ये सारे पत्ते हैं, और ये लताओं से घने जंगल है। तो इस प्रकार सतपुड़ा के जंगल की बात करते हुए हम कहेंगे कि उन जंगलों में जिंदगी और मौत साथ साथ
गलबहियाँ करके मुस्कुराते रहते हैं। कवि इन जंगलों के प्राचीन पौराणिक इदत्ता अर्थात वातावरण और जनश्रुतियों के संकेत देते हैं। साथ ही इनमें व्याप्त वन्य जीवन के असीम सौंदर्य की बात करते हुए इन्हें देखने, समझने, अवगाहन करने की प्रेरणा भी देते हैं। ये एक विशुद्ध प्रकृति परक कविता है। धन्यवाद मित्रों, आपके सामने मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आज इन भवानी प्रसाद मिश्र, जो मंच से प्रसिद्ध पा चुके कवि हैं और जो अपनी ही अनूठी लय में अपनी कविताओं को हमेशा पेश करते रहे हैं, उन कविताओं का आस्वाद करवाने की कोशिश की है। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।